हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मीडिया स्टार वर्ल्ड। लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग, उसके बाद के हालात, जंगबंदी और उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है वो सब खबरें अपडेट कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे, इसलिए हम कुछ जानकार लोगों से भी मुलाकातें कराते हैं ताकि जो पहलू खबरों में छूट जाते हैं वो एनालिसिस में और ऑब्जर्वेशंस में आ जाएं। तो आज एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं। और आप लोगों ने कई ने मुझे, हालांकि अभी बहुत ज्यादा गैप नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे याद दिलाया कि सीज फायर लागू होने के बाद उनसे जरूर बात की जाए। तो आज एक बार फिर हम फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं। बात करनी खास यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की नई हुकूमत के दौरान आखिर क्या रुख रहेगा इजराइल के साथ। इसके अलावा ईरान का क्या कुछ होने वाला है। इसके अलावा जो इजराइल में जो हार्डलाइन मिनिस्टर्स हैं उनके रेजिग्नेशन के बाद वहां की सरकार का क्या हाल है। क्या वो सरकार अभी है, या सुना यह जा रहा था कि अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर के ये काम आगे बढ़ाया गया है सीज फायर का, हो सकता है उनकी सपोर्ट की जरूरत हो। ये सारे इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे मीठी बोरवाला साहब से। वो जनरल सेक्रेटरी हैं इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी फोरम के, और 2010-11 में 11-12 में कॉन्वॉय टू गाजा और मार्च टू जेरूसलम, उसमें आपका लीडिंग रोल रहा है। आप वहां गए और मुसलसल जब से ये जंग शुरू हुई है तकरीबन पिछले 15 महीने में आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो फिलिस्तीन पर हुई हैं, वो चाहे इस्तांबुल में हो, तेहरान में हो, मॉस्को में हो, या कराकास वेनेजुएला में हो, काठमांडू में हो, वहां हर जगह आप मौजूद थे। फिरोज साहब, बताइए कि क्या कुछ है, कैसे देख रहे हैं अब बदले हुए हालात, सीज फायर शुरू, ट्रंप की हुकूमत शुरू, अब आगे क्या होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रंप ने ईरान का जिक्र ही नहीं किया इसमें। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये तो ट्रंप ने जो अपने पहले टर्म में किया था, न्यूक्लियर डील खत्म कर दिया था वगैरह वगैरह, और जूइश लॉबी के प्रभाव में बहुत ज्यादा था। तो इस बार हम लोग दो चीजें देख रहे हैं। ईरान का जिक्र ही नहीं किया उसने, और ट्रंप ने जो वीडियो पोस्ट किया था जेफरी सैक्स का, जिसमें जेफरी सैक्स बोल रहे कि जूइश लॉबी के कारण 2003 की जंग हुई और उसके बाद लिबिया, ईरान, ये जो भी हो रहा है वो पूरे जूइश लॉबी में यूएस फॉरेन पॉलिसी चल रही है। और उसमें जेफरी सैक्स जो अमेरिका के टॉप और दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट में से है, जो हाईली इन्फ्लुएंशियल इंटेलेक्चुअल है, काफी किताबें लिखी है, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू इज अ डार्क डीप सन ऑफ अ बिच। ये उसके शब्द थे। नेतन्याहू इज अ डार्क डीप सन ऑफ अ बिच। और ट्रंप उस वीडियो को पोस्ट करता है उसके सोशल मीडिया पे, ट्रूथ सोशल मीडिया, जहां बहुत सारे उसके सपोर्टर्स है। उसके के कारण नेतन्याहू ने अपना बदल दिया। वैसे आई डोंट थिंक ट्रंप चाहता था भाई को आए, तो ट्रंप ने जब पोस्ट किया तब नेतन्याहू पीछे हट गया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ईरान का जिक्र नहीं होना और नेतन्याहू का वहां इनॉग्रेशन में वाशिंगटन डीसी में नहीं होना, जब कुछ महीने पहले बाइडेन के दौरान उसको बुला गया था, तालियां पड़ी थी नरसंहार को लेकर, और आज नेतन्याहू एक्चुअली आज किधर है। ओके, तो ये एक पॉइंट है। दूसरी बात है कि स्मोट्रिच और बेनगवीर का रेजिग्नेशन, क्योंकि वो बहुत ही खिलाफ थे कोई सीजफायर के, कि बोला अभी तक हम लोगों ने हमास को खत्म नहीं किया है और हमारे हॉस्टेजेस को हम लोग रिहा नहीं कर पाए, और मेन था कि हमास को एलिमिनेट करना, तो ये सीजफायर नहीं होना चाहिए। तो वो तो एक एक्सट्रीम कट्टर यहूदी लॉबी वाले लोग हैं, तो उन्होंने रिजाइन किया है। तो 120 सीट्स में से जो टोटल सीट होती है वो अभी 62 हो चुके हैं। अगर ये और 2-3 इधर उधर हो जाते तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। एक तो वो बात है, और दूसरा कि अभी डिमांड आ रहा है कि इलेक्शंस करो। नेतन्याहू इलेक्शन करना नहीं चाहता क्योंकि उसके रेटिंग वो डाउन हो चुके हैं, वो आएगा ही नहीं अभी सत्ता में। इतना मिस करके रख दिया नेतन्याहू ने, क्योंकि आज इजराइल की इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में है। इजराइल का ग्लोबल इमेज बहुत ही भयंकर बन चुका है। आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ल्ड लीडर, 2-3 मुल्कों को छोड़ दो, जो नेतन्याहू के साथ हाथ मिलाने के लिए भी अभी कोई इजराइल आएगा। बहुत क्रिमिनल बन चुके हैं। उसके सोल्जर्स ने जो पोस्ट किए थे
कि हम लोगों ने ये बिल्डिंग उड़ाई और ये घर में चोरी की और इसको मारा। आज सब सोल्जर्स के पीछे वॉर क्राइम्स के केस हो रहे हैं, सब अलग अलग जगह पे अरेस्ट होने के खतरे में। तो बहुत बड़ी तकलीफ में नेतन्याहू ने इजराइल को डाल दिया। खुद अपने करप्शन केसेस से बचने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया, वो जब नहीं हो पाया तब उसने ये पूरी वॉर ही चालू कर दी। और 7 अक्टूबर को लेकर कुछ तथ्य वापस आपको बता दूं। नंबर 1 डिमांड है इजरायली लोगों की कि 7 अक्टूबर का इन्वेस्टिगेशन हो कि ये हुआ कैसे। तो नेतन्याहू बोलते रहा कि जब जंग खत्म होगी तब करेंगे, अभी ये सब नहीं करना है। अभी तो जंग खत्म हुई, अभी तुम कमेटी बनाओ, पता चलेगा कि ये पूरी जाल नेतन्याहू ने बिछाई थी। क्योंकि 1 साल पहले उनके पास रिपोर्ट आ गई थी कि इस किस्म का हमला हमास करने वाला है और वो वाजिब है, क्योंकि गाजा में छिपने की जगह का है, सैटेलाइट लगे, सर्विलेंस, सीसीटीवी दुनिया भर तो आपके पास है, आपके स्पाई प्लेन चलते, सब कुछ, तो छुपने की जगह का है। तो हमास ने जब किया, इनको पता था, 1 साल पहले उनको पता था, ठीक है। इजिप्ट की सरकार ने उनको बता दी थी कि ऐसा कुछ हमला आने वाला है। नेतन्याहू बोला ये फेक न्यूज है। इजराइल की जो मिलिट्री की जो विमेन सोल्जर्स है, जो गाजा की पेरीमीटर को पूरा गार्ड करती है और जो सिस्टम पे कंप्यूटर पे बैठती है पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को लेकर, वो 3 महीने पहले से बता रहे थे कि इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। तो नेतन्याहू को पता था ये हमला आ रहा है और नेतन्याहू इनको प्रोवोक कर रहा था। ओके, हर हफ्ते 2 हफ्ते अलग सा मस्जिद पे हमले हो रहे थे। और नेतन्याहू ने जो यूनाइटेड नेशन में जाके बोल दिया था कि देखो ये इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा है, उसमें फिलिस्तीन का जिक्र ही नहीं था। और उसका बोलना था कि भी तो सऊदी के साथ भी हमारा साइन हो रहा है, अभी तुम लोग हो कौन? तो पॉइंटिस के, और तुम लोग कूदते रहो गाजा वाजा में, अभी तुम्हारे साथ कोई है नहीं। तो फिलिस्तीनी आंदोलन को ये समझ में आ गया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो फिर उन्होंने उठाव कर दिया और उसका उठाव का परिणाम, मतलब इजराइल, नेतन्याहू ने जाल बिछाया, ये लोग चले उस जाल में, और आज नेतन्याहू खुद अपने जाल में फंस चुका है, बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है पूरा। अच्छा, इसमें अब तक जो आपने बात कही, एक खास बात जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये कि नेतन्याहू ने खुद अमेरिका के अंदर जो इजराइल लॉबी है, जो इजराइल को चलाने का काम करती थी, इजरायली सरकारों को इन्फ्लुएंस करती थी, पैसा देती थी, उसको भी कमजोर कर दिया है। आप ये कहना चाह रहे हैं? यू आर टोटली राइट। मतलब आज मैं तो ट्रम्प सपोर्टर्स में देख रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा क्रिश्चियन है, डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स से, तो उनको ये अभी बात समझ में आ रही है कि भाई ये बहुत हो गया जो अमेरिका को ये लोग चला रहे। ओके, यहाँ तक भी बातें आ रही है कि तुम लोग क्रॉस को मत बताओ क्योंकि हमको ये बहुत ऑफेंसिव लिखता है। क्रिसमस मत मनाओ, क्रिसमस का नाम मत लो, हैप्पी हॉलीडेज बोलो। तो ये पूरा जो क्रिश्चियन कल्चर को लोग टारगेट कर रहे हैं, वो अभी ट्रम्प के सपोर्टर्स ही उनके खिलाफ उठ रहे हैं। ओके, तो एक पागल ग्रुप है वो क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इजराइल, 10 मिलियन का ग्रुप है, बहुत बड़ा, मगर और भी क्रिश्चियन चर्चेज अभी खड़े हो रहे हैं अगेंस्ट दी इजरायली जूइश कंट्रोल ऑफ अमेरिका। ये हो रहा है। ओके, यानी ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो खुद अमेरिका में भी क्रिश्चियन कल्चर को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है और सरकार को इन्फ्लुएंस करती है। हमने जंग शुरू होने से पहले तकरीबन 1 साल पहले एक वीडियो देखी थी, उससे पहले भी वाकयात होते होंगे। जेरूसलम में चर्च के सामने नन्स खड़ी हैं और वहां से कुछ फेनेटिक किस्म के नौजवान ज़ायनिस्ट गुजरते हैं और थूकते हैं उन नन्स की तरफ। तो ये इस हद तक ये सारी सरकारें जो क्रिश्चियन पूरी दुनिया के बड़े मुल्कों की हुकूमतें हैं, ये सब बिल्कुल खामोश रही। तो क्या ये उसी कल्चर को यानी अब तक तो इस्लाम ही टारगेट में था, अब वो क्रिश्चियन कल्चर भी, कल्चर का मतलब सीधा सीधा मजहब, चूंकि वहां बहुत बड़ी तादाद वो है जो एथीस्ट है, जो मजहब को नहीं मानती, लेकिन उस कल्चर को भी खत्म करना चाह रहे हैं सब जगह। मैं आपको ये बता दूं कि इस्लाम के पहले क्रिश्चियनिटी इनके टारगेट में है। ये अभी की बात नहीं है। यूरोप में जो क्रिश्चियन कल्चर को टारगेट किया, अमेरिका में जो क्रिश्चियन कल्चर को टारगेट किया है, ये बेसिक लड़ाई जूज और क्रिश्चियंस की है, उनकी सिविल वॉर है, उसमें मुसलमान फंस चुका है, ये आपको बता दो। दूसरी बात यह है कि इसका फिजिकल आप मैनिफेस्टेशन देखे, इराक में, अभी सीरिया में, लेबनान में भी, फिलिस्तीन का तो हुआ ही, क्रिश्चियन आबादी के लोग खत्म कर रहे। इजराइल का टारगेट है और ये जूइश टारगेट है, मैं इसको ज़ायनिस्ट नहीं बोलता, क्योंकि तालमुद में ईसा नबी के बारे में जो पढ़ा है कि वो एक गटर में सड़ रहा है, आप तालमुद की वो वर्सेस पढ़ लो,
जो ईसा नबी के बारे में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो बच्चे थूक रहे हैं वो जूइश धर्म का पार्ट है, वो तालमुड का पार्ट है, मैं उनको साइनिस्ट नहीं बोल, ठीक है। जूडाइज्म में जो बुक ऑफ तोरा है, बच्चों का कत्ल करो, वो बुक ऑफ सैमुअल्स में लिखा है, जो वर्स अमेलेकाइट्स का नेथनियाह ने किया जिक्र, ये जूडाइज्म का पार्ट है, ठीक है। यावे जो उनका भगवान अल्लाह जो भी आप बोलो, यावे एक बहुत ही खतरनाक सुप्रीमेसिस्ट रेसिस्ट गॉड है, वो एक ट्राइबल फिगर है। यावे द गॉड ऑफ द 12 ट्राइब्स, कोई यूनिवर्सल फिगर नहीं है, ठीक है। तो जूडाइज्म का मैं अभ्यास या ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट का अभ्यास में 1990 से कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे तथ्य पता है, ठीक है। तो जो नेथन्याहू कर रहा है वो ओल्ड टेस्टमेंट के फरमान के ऊपर कर रहा है, ये जूइश फरमान है। हर धर्म में अच्छी बुरी बातें होती है, हम लोग खाली अच्छी बातों की बात करते हैं, जो बुरी बातें हैं धर्मों में उसकी भी थोड़ी बात करें। और मनुस्मृति की हम लोग बात करते हैं, जूडाइज्म का ये जो तोरा है उससे रेसिस्ट किताब दुनिया में नहीं है, उससे हिंसक किताब दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो द पॉइंट इज के आप आज देखो फिलिस्तीन में क्रिश्चियंस की आबादी 2% हो गई है, इराक में जो आबादी थी वो आधी हो गई है, सीरिया में भी आधी आबादी भाग चुकी है यूरोप। तो लोग क्या करते हैं कि सीरिया में मुसलमानों को मारेंगे, इराक में मुसलमानों को मारेंगे, खास करके शिया और अलवी को मारेंगे, सुन्नी सूफी को भी मारेंगे, और क्रिश्चियंस को वो लोग यूरोप भेज देते हैं। यूरोप बेटे भाई वीजा ले लो, आ जाओ। ये भी इनकी एक साजिश का पार्टी है। तो जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है, हम लोग ज़ायनिज्म की बात करें, अरे ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट तो बाइबल का पार्ट है ना, बुक ऑफ जेनेसिस में, फ्रॉम द नाइल टू द यूफ्रेटिस, नाइल फ्रॉम इजिप्ट टू द यूफ्रेटिस इन इराक, ये तो बाइबल का पार्ट है। ज़ायनिज्म कहां से आ गया इसमें? ज़ायनिज्म की बात है। यानी मुसलमान भी ना रहे यहाँ और ईसाई भी ना रहे। एग्जैक्टली। तो अभी ईसाई वीकर टारगेट है, ईसाई वीकर टारगेट है, वो वहां का माइनॉरिटी है, ठीक है। तो ये पूरे क्षेत्र में से, मैंने एक बार मदर एग्नेस मरियम ऑफ द क्रॉस को पूछा था, मैं जब सीरिया 3-4 बार गया, तो मैं एक अच्छा क्रिश्चियन नन है जिसने सीरिया में जो केमिकल वेपन्स अटैक 2013-14 की जो पूरी कहानी थी, वो मदर एग्नेस मरियम ऑफ द क्रॉस ने इसको एक्सपोज किया था। वो रिपोर्ट उसने लैवरोव तक पहुंचा दी थी, वही रिपोर्ट गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और बाद में पुतिन ने ओबामा को रोका था सीरिया पे हमला करने से। इतना बड़ा काम किया था। तो मैंने इनको पूछा था, क्योंकि क्रिश्चियन ग्रुप ने मुझे एक बार इन्वाइट किया था सीरिया, मुझे तो लग रहा है कि ये पूरे क्षेत्र में से क्रिश्चियंस को टारगेट करके आप लोगों को निकाला जा रहा है, और ये इजराइल और ज़ायनिज्म का प्लान है। बोली मुझे पता नहीं, मगर इस बार मैंने इसको फोन किया था, जब एलेपो ले लिया, तो मैंने इनको मदर को फोन किया था, बोली नहीं तुम्हारी बात सही है कि पूरे क्षेत्र से क्रिश्चियंस को खत्म करने का टारगेट है। क्रिश्चियनिटी को तो उनको खत्म करना ही है, क्रिश्चियनिटी को उनको खत्म करना है, इस्लाम को भी खत्म करना है, अलग अलग तरीके से वो लोग कर रहे हैं, अलग अलग जगह में घुस कर, ठीक है। मगर क्रिश्चियनिटी का जो ये लोग हशर कर रहे हैं, या क्रिश्चियन ज़ायनिज्म के लिए इजराइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीसस क्राइस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्रिश्चियन ज़ायनिज्म के खिलाफ चर्चेस लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और वहां से भी जीत हासिल हो रही है। नहीं तो एक स्पेशल बाइबल दिखाई गई थी, स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल। वो स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल ने प्रोटेस्टेंट चर्चेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया, क्योंकि वो बाइबल के साथ जो फुटनोट होती थी उसका पूरा इंटरप्रिटेशन वो लोग ज़ायनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में करते थे। ओके, क्योंकि अगर आप इजराइल को मानोगे तो मैं खुश हूं, अगर आप इजराइल को सपोर्ट नहीं करें, मतलब उसमें गॉड ये सब बातें बोल रहा है, ठीक है। तो पूरा ब्रेन वॉशिंग हो गया था क्रिश्चियन कम्युनिटी का कि भाई इजराइल को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, मगर वो टूटते टूटते बहुत कुछ टूटा है। अब ये गाजा एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जब आपका धर्म हिंसक और आतंकवादी बन जाता है और लोग जाके देखते हैं कि ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, तो फिर लोग वो धर्म को छोड़ देते हैं। ये बहुत सारे क्रिश्चियंस के साथ हुआ है कि भाई हम तो ओल्ड टेस्टमेंट में मानेंगे नहीं, हम तो छोड़ रहे। या अभी क्रिश्चियंस बोल रहे कि हमको ओल्ड टेस्टमेंट की जरूरत ही क्या है, वो किताब तो पागल किताब है, हम अपने न्यू टेस्टमेंट जो ईसा मसीह का प्यार का पैगाम है, हम तो उसी को फॉलो करेंगे। ये बहुत ही गहराई से आपकी मालूमात। और आपको आखिरी बात बता दो, 3 जगह पे ईसा मसीह ने बुक ऑफ रेवलेशंस में भी कहा है द सिनेगॉग ऑफ सेटन। उन्होंने जूइश सिनेगॉग को सेटन के धर्म के साथ बोला है, ठीक है। पहले मैं ये सब सुनता था तो मुझे भी टेंशन था कि भाई एक कम्युनिटी को आपने उनके धर्म स्थल को शैतानी कैसे बोल दिया, मगर अब ये सब बातें बाहर आ रही है, क्योंकि शैतान चाहता है कि बच्चों को मारो, जो सबसे प्योर फॉर्म है अल्लाह का, ईश्वर का,
वो है बच्चे, मासूम बच्चे जो इंक्यूबेटर्स में 1-1 महीने 2-2 महीने के बच्चे थे, उनको भी आपने अस्पताल में खत्म किया। तो जो सैटेनिक धर्म है, जो बच्चों को मारने की बात करता है, वो तो है उसमें। तो बातचीत करो उस पे। हम तो खाली पीपल ऑफ द बुक अहले किताब बोलते हैं, मगर वो किताब में लिखा क्या है? नहीं, वो तो देखिए, वो जो हम तो ये भी बोलते हैं वो किताब का डिस्टॉर्शन हुआ है, मगर वो डिस्टॉर्टेड किताब को तो पढ़ो। वो तो अहले किताब, देखिए मैं तो उस पूरे इसको, वो जो इंटरफेथ डायलॉग की बात होती है या अब्राहमिक अकॉर्ड की बात होती है, ये तभी होती है जब इजराइल कहीं फंसा हुआ होता है। जब इजराइल का हाथ ऊपर होता है तब नहीं बात होती। ये जो मुसलमानों को, अरबों को अब्राहमिक अकॉर्ड पढ़ाया गया अपनी सियासत के लिए, वो इसीलिए पढ़ाया गया कि सब मुसलमान, ईसाई, यहूदी एक हो जाओ। तो फिर ये फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने वालों का क्या करेंगे, इसका हल नहीं बताते। तो ये एक अजीब मजहब को अलग अलग तरीके से अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से आपने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट और नई चीजें बताई, ये आपकी जानकारी बहुत ही गहराई से। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं वापस, ट्रंप क्या कुछ करेंगे अब, चूंकि ट्रंप से कुछ मुसलमानों को उम्मीदें बढ़ गई हैं कि मुसलमानों ने वोट दिया है तो शायद वो मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। इधर ईसाइयों की भी कोशिशें तो हैं, क्योंकि वो लॉबी वहां पर काम कर रही है। पहला जो उन्होंने एक ऑर्डर लिखा, साइन किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट ने, वो वेस्ट बैंक में हार्ड लाइन जायनिस्ट्स के खिलाफ जो सैंक्शन लगाए गए थे, उन सैंक्शंस को हटाया गया है। तो क्या ये मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं लग रहा है आपको? नहीं, बात सही है आपकी। देखिए, मेरे लिए तो आई थिंक हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूरी इनॉग्रेटल स्पीच में उसने कुछ जिक्र ही नहीं किया। हाँ। ईरान का जिक्र नहीं किया, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बात नहीं की, था यमन की, ना हिजबुल्लाह की, किसी की। ये बहुत बड़ी बात है। ये लोगों ने बहुत कोशिश की होगी कि ये सब बातें आए, मगर आया नहीं। खाली एक रबाई को बुला लिया था, वो टोकन वाली बात थी, मगर उससे भी गुस्सा बढ़ रहा है ट्रंप के सपोर्टर्स में। ओके, एक वो बात। अभी ट्रंप क्या करेगा, क्योंकि अभी ट्रंप की जो भी पॉलिसीज अभी 12-13 अनाउंस हुई है, वो ज्यादा करके इंटरनल मैटर्स है। और पनामा को भी मुझे लेना है, ग्रीनलैंड को भी मुझे खरीदना है, वगैरह वगैरह। एक जो अच्छा काम किया है ट्रंप ने, वो भी रॉबर्ट एफ कैनेडी के कारण, कि WHO जो फार्मा कार्टेल का सबसे खतरनाक लॉबी है, उससे वो हट गया। वो अच्छी बात है, मैं तो मानता हूँ। ओके, अभी तक फॉरेन पॉलिसी पे खाली यूक्रेन तक की बात समझ में आ रही है कि वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध तो खत्म करेगा। ओके, अभी वेस्ट एशिया को लेकर क्या करेगा वो देखना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं उस नेतन्याहू की कोई वीडियो आई है, वो क्या कुछ है, मैं समझता हूं उसको समझना बहुत जरूरी है। ट्रंप और नेतन्याहू के रिलेशन कैसे चलेंगे, वो क्या कुछ है, क्या कहा है नेतन्याहू? नहीं, एक्चुअली इनॉग्रेशन में नेतन्याहू को बुलाया नहीं गया, तो ये जो मेहमान नहीं बुलाया गया था, बिन बुलाए मेहमान ने एक वीडियो निकाला है। ओके, क्योंकि प्रेशर बहुत है इजराइल के अंदर, उसके सपोर्टर्स में, उसके सरकार में। तो नेतन्याहू का वीडियो ये है कि बेसिकली ट्रंप ने मुझे कहा कि ये टेम्परेरी सीज फायर है, पहले फेज के बाद देखेंगे क्या होना है, वरना हम वापस हमारी जंग शुरू करेंगे। और अभी अमेरिका ने उस पर म्यूनिशंस का सैंक्शन डाला है, अभी पूरे बड़े हथियार नहीं आ रहे, तो उसका बोलना है कि बाद में वो हटाए जाएंगे। ठीक है, तो ये नेतन्याहू का गेम प्लान है और उसने वीडियो निकाल के ये बोल दिया है। ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि ट्रंप के एंटी इजराइल सपोर्टर्स क्या करेंगे, जो जूइश लॉबी पे भड़के पड़े हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में जो मेजोरिटी है वो तो गाजा के साथ खड़ा है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। वो अगर 5 लाख आते थे, वो 10 लाख अभी उतरेंगे ट्रंप के खिलाफ। अगर ट्रंप ने बाइडेन और कमला हैरिस वाला रास्ता इख्तियार किया कि वो गाजा का नरसंहार को सेकेंड फेज में सपोर्ट करेगा, तो मैसिव मोबिलाइजेशन में होने वाला है डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स, इंडिपेंडेंट एंटी वॉर मूवमेंट्स, और विद इन दी रिपब्लिकन पार्टी ऑल्सो जो क्रिश्चियन तबका है, जो एंटी इजराइल है, वो भी मोबिलाइज करेगा। और अभी ट्रंप की इर्द गिर्द एंटी इजराइल लॉबी के भी लोग हैं, जनरल डगलस मैकग्रेगर भी है, जेफरी साइक्स भी है, टकर कार्लसन भी है, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। मैं तो कम ही नाम ले रहा हूँ, कैडेंस भी है, ओवेन कैडेंस भी है, जैक्सन इंकल भी है। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रंप की इर्द गिर्द है, जो इजराइल का जो कंट्रोल है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे, और जो बेसिकली तो तुम क्रिश्चियनिटी को खत्म करो ना,
फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ये इलाके में ही क्रिश्चियनिटी पैदा हुई। ये ओरिजिनल इलाका है, वहीं ये पूरा खत्म हो रहा है। और उनका टारगेट सिर्फ मस्जिद अल अक्सा नहीं है, कुब्बतुस सकरा नहीं है, जो चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है, जहाँ ईसा मसीह का क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन हुआ, उसको भी उनको खत्म करना है। तो उसका नंबर बाद में, पहले अल अक्सा और कुब्बतुस सकरा का नंबर है। ठीक है, तो आप सोचो कि पैलेस्टाइन एक म्यूजियम पीस बन जाएगा जहाँ ईसाई नहीं बचेंगे। बेथलेहम में आज 50% आबादी क्रिश्चियंस की है, वहां भी दीवार बना चुकी है, बेथलेहम को भी घेर दिया है। अगर आज ईसा मसीह को आना होगा तो उनको वो जो वॉल बनी है उसके पास लेकर इजरायली सोल्जर्स को अनाउंस करेंगे, ये हालत है। ओके, तो पॉइंट इज क्रिश्चियन कम्युनिटी वो समझ रही है अभी वर्ल्ड वाइड। वो इस बार ये 15 महीने की जंग में तो बहुत सारा कुछ हुआ है। मैं भी क्रिश्चियन के साथ बात करता रहा, तो हमारे क्रिश्चियन दोस्त बोले भाई हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर वो भी टूट रहा है। ओके, तो आई थिंक अमेरिका में और अमेरिका में जो चेंजेस आएंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी की और मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके साथ मैं मानता हूं कि क्रिश्चियंस के साथ हमको भी एंगेज करना हो। जैसे मेरे दोस्त है रंजन सोलोमन, गोवा में प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी के, वो तो मेरे से पहले काम करे, जबरदस्त काम कर रहे हैं। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है 2006 का, जो आपके सब श्रोताओं को, देखने वालों को पढ़ना चाहिए। इट इज कॉल्ड द जेरूसलम डिक्लेरेशन ऑफ 2006 अगेंस्ट क्रिश्चियन जायनिज्म। तो चर्चेज ने 2006 में एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट जारी किया था क्रिश्चियन जायनिज्म के खिलाफ। एक थियोलॉजिकल पोजीशन है, एक धार्मिक पोजीशन है कि ये क्रिश्चियन जायनिज्म एक हेरेसी है, ये क्रिश्चियन धर्म का पार्ट नहीं है, इसको खत्म करो। ये चर्च को बर्बाद कर रहा है, क्रिश्चियन टीचिंग्स को बर्बाद कर रहा है। कि आपने जो ईसा मसीह, जो एक प्यार मोहब्बत के ईसा मसीह थे, आज आपने उसको पूरे वॉर का एक सिंबल बना दिया। ठीक है, तो वहां भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तकरीबन वही हालत है। देखिए, यहूदियों का जायनिज्म, ईसाइयों का जायनिज्म और मुसलमानों में भी जो जायनिज्म है वो भी आपस में टकराने की बात करता है। ये जो पारा चिनार को घेरा हुआ है, ये मुस्लिम जायनिस्ट ही तो हैं, जिन्होंने घेरा हुआ है। उनको खाना पीना भी पहुंचाने में परेशानी हो रही है और लोगों को कत्ल कर रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के कत्ल करते हैं। ये देखिए कितना खतरनाक। तो ये जायनिज्म जहां जहां भी गया, जायनिज्म की बहुत सादा डेफिनेशन यह है कि अपने आप को सबसे ज्यादा सुप्रीम समझना और किसी भी दूसरे का कत्ल कर देना, उसकी जमीन पर कब्जा कर लेना, वो सब जायज है उनके लिए। तो तकरीबन उसी हालत में मैं ही हूँ मानने वाला, से सब तकफीर है। और जो तकफीरी की बात करें, जी, बाकी सब काफिर हैं, बाकी सब काफिर हैं। सऊदी अरब से यही कहा जाता है। बाकी तकफीरी वाला जो पूरा एलिमेंट है कि बाकी के सब काफिर है, इसको तकफीरी जायनिज्म भी बोल सकते, एक नया टर्म है। ओके, बिल्कुल। तो और ये सिर्फ शियों के खिलाफ नहीं है, सुन्नियों के खिलाफ भी है। और जब कभी जान फंसती है तो अपने आप को सुन्नी कहने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ी अजीब सूरत है। अच्छा, एक वाकया हुआ जब ये कैदी छोड़े गए दोनों तरफ से। एक तरफ से वो कैदी जो 3 इजरायली महिलाएं छोड़ी गई हैं, उनके बारे में एक की मां ने बयान दिया कि उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर, अच्छी सेहत में मैंने अपनी बेटी को देखा है। और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी जो छूटे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है और सेलिब्रेट करने पर पाबंदी लगाई गई है इजराइल की तरफ से। यानी खुश होता हुआ फिलिस्तीनी उन्हें नहीं चाहिए। क्या उसको आप जरा बताइए कि दोनों तरफ के किस तरह के हालात हैं? ये दोनों कल्चर्स का फर्क है। एक है फिलिस्तीनी कल्चर, जो रेजिस्टेंस का कल्चर है, जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरा है इजराइल का ऑक्यूपेशन और एक ज़ायनिस्ट नाज़ी कल्चर, कट्टर यहूदी कल्चर। तो यहाँ देख रहे कि हमास छोड़ रहा है उनको, उनकी सेहत अच्छी है और खुशी छोड़ रहे हैं। मतलब फिलिस्तीन की आवाम भी खुश है कि ये लोग अपने घर जा रहे हैं। ठीक है, और एकदम अच्छी सेहत से जा रहे हैं, वो लोग भी मुस्कुरा कर जा रहे हैं। उनको एक बैग भी दे दी, सर्टिफिकेट भी दे दिया। ये पहली बार भी उन्होंने देखा था कि उनको जब छोड़ा था, मगर इस बार वापस देख रहे हैं। और इस बार देख रहे हैं जब आपके 3 लाख लोग मर चुके हैं, उसके बावजूद आपके दिल में उनके लिए कोई नफरत नहीं है। आप बोले कि मेरी बहन को मैंने जो पकड़ा था, जो भी इसका कारण था, मैं बहन को छोड़ रहा हूँ, वो अपने घर जा रही है। ठीक है, दूसरी जगह पे इजराइल जो छोड़ रहा है, वो हर एक के साथ टॉर्चर हुआ है, पता नहीं बलात्कार भी हुआ है, क्योंकि वो बलात्कार करे पुरुषों का और बच्चों का और औरतों का भी। ठीक है,
उनके ऑर्गन भी चुरा रहे, बदन में से ऑपरेशन करके उनके ऑर्गन भी चुरा रहा है, ठीक है। और उनको इतना गुस्सा और गम है कि ये सब जिनको पकड़ा था आज उनको छोड़ना पड़ रहा है। तो जो फिलिस्तीनी लोग हैं इजराइल के अंदर जो कैद है वो भी खुशियां नहीं मना पा रहे, मगर गाजा में दोनों तरफ की खुशियां, जिनको छोड़ रहे जो मारे आ रहे। मैंने देखा था खालिदा जर्रा जो पैलेस्टाइन लिबरेशन PFLP की जो लीडर है 61 ईयर ओल्ड, उसको जो पकड़ा था वो एकदम मतलब कमाल की लीडर है, बहुत मास लीडर है वो। काले बाल थे, उसको डाल दिया था एक 2 मीटर बाय 1 मीटर का सेल, मतलब 6 फीट बाय 3 फीट का सेल में उसको बंद कर दिया था जेल में। ओके। और उसको सांस लेने के लिए जगह नहीं थी, वो अपना वो लेटे लेटे, मतलब आप सोचे ये 2 मीटर बाय 1 मीटर जो मंडेला को जो डाला था ना, उसी किस्म का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप मान लो जिसमें वो खाली लेट सकती थी, और उसका वो नाक बाहर रखती थी ताकि वो हवा आ सके, नहीं तो वो ऑक्सीजन भी नहीं मिलता था उसको। ओके। पूरे बाल सफेद हो गए, पैदल बेचारी चल नहीं पा रही थी। ओके। तो क्या क्या हुआ है ये, मतलब जितने भी आ रहे हैं सब बेसिकली चलने की पोजीशन में नहीं। जी जी जी। तो ये है उनका वॉर क्राइम्स का कल्चर और उनका इजरायली कल्चर, क्योंकि ये नेशन ऑफ साइकोपैथ्स है। लॉरेंट गोयनो तो उनको वही बोलते हैं, और एक बहुत बड़े राइटर है लॉरेंट गोयनो, LAURENTGUYNOT, पढ़ लीजिए उसके आर्टिकल्स। गिलाड आजमन को पढ़ो, गिलाड आजमन तो खुद यहूदी थे, बोलता भाई हमारा धर्म ही पागल धर्म है, इसको छोड़ दो। ओके। क्योंकि वहीं से क्रूरता आ रही है। ओके। तो द पॉइंट इज के ये दोनों कल्चर्स का डिफरेंस दुनिया को दिख रहा है। आज हमास के लिए, फिलिस्तीनी आंदोलन के लिए, फिलिस्तीनी अवाम के लिए, और जो बच्चों के फोटो आ रहे हैं कि ये सही हीरोज है, वो 8-10 साल के बच्चे आज पता नहीं कितने अनाथ है, कितने अनाथ बच्चे घूम रहे हैं। मैं एक फादर का एक वीडियो देख रहा है कि अभी ये जंग खत्म होगी, मैं मेरे बच्चों को ढूंढने के लिए निकला, मुझे पता नहीं मौका है। ओके। तो ये अनाथ बच्चे जो आज, जो उनका सर्वाइवल, मैंने कल एक जगह पे बोला था कि फिलिस्तीनियों का सर्वाइवल इटसेल्फ इज रेजिस्टेंस, टू एग्जिस्ट इज टू रेजिस्ट, आवर एग्जिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस। हम लोग जिंदा है तो हम लोग जीत चुके। और रियलिटी है कि जब एक ऑक्यूपाइंग आर्मी, चाहे अमेरिका ने जो वियतनाम में किया हो या इराक में किया हो या जहां भी, कि जो गेरिला फोर्स है, अगर वो हारी नहीं तो वो जीत गई। तो अब 15 महीने 85,000 मेट्रिक टन ऑफ बॉम्ब्स, हिरोशिमा में 15,000 मेट्रिक टन थे, उससे 6 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा अपने बॉम्ब डाल दिए हैं गाजा पे। छोटी सी जगह, 23 लाख की आबादी, 3 लाख को आपने मारा है, नहीं सरेंडर हुए। कोई बोला नहीं मुझे इजिप्ट जाने दो, साइनाई में हम लोग बच जाएंगे, भाई ले लो हमारी जमीन, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। सब बोले भाई हम लोग यहाँ मरेंगे, हमारी जमीनें, जो भी होना है होना है। और कल जैसे जैसे भी उनको मौका मिल रहा है, जहां जहां भी उनकी बिल्डिंग है, घर है, जहां मलबा बन चुका है, सब जाके वहां बैठ गए, तो वही रहेंगे। अच्छा, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है वो जो हमने देखी, आपने भी जरूर देखी होगी। मुझे लेबनान वाली जंगबंदी याद आ गई, जब मुझे वहां से बेरूत से बताया गया कि लोग गाड़ी में बैठ करके घड़ी देख रहे थे कि हमें कितने बजे निकलना है ताकि हम सही वक्त पर पहुंच जाएं जिस टाइम जंगबंदी लागू होने वाली है। तकरीबन उसी तरह से ये लोग पैदल, इनके पास गाड़ियां नहीं, कुछ नहीं, पैदल दौड़े चले जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, और मलबे पे जाकर के अपना झंडा, फिलिस्तीन का झंडा वो लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही जज्बाती सीन है जो हमें देखने भी चाहिए, समझना चाहिए कि अपनी जमीन कितनी प्यारी होती है। अच्छा, अब एक ये बताइए कि अब खाली बोल दो, मैं 2006 में जब जंगबंदी हुई थी, सीजफायर हुआ था 14 अगस्त को, तब मैं वहां था बेरूट में। हम लोग वॉर के दौरान हम लोग 5 लोग इंडिया के, कुछ हमारे लेफ्टिस्ट लीडर्स थे, सीमा मुस्तफा भी थी, पत्रकार प्रबीर पुरकास, कमल मित्र चौहान, हम लोग 5-6 लोग गए थे। तो मैं तो हैरान था कि जैसे सीजफायर अनाउंस हुआ, लोग अपने गाड़ियों में बैठकर साउथ लेबनान में जा रहे थे, मतलब हिजबुल्लाह पे उनको भरोसा था। और वैसे ही यहाँ रेजिस्टेंस और हमास पे भरोसा है कि अभी जंगबंदी हुई तो हम अपने घर हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी इजराइल के टैंक बैंक तो वहां है ना, और अभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर लोगों को भरोसा है और लोगों में हौसला बहुत ज्यादा है। मतलब क्या क्या नहीं हुआ इनके साथ 15, मतलब दुनिया के इतिहास में इस किस्म की जंग नहीं हुई है जो गाजा में हुई है। इतने बड़े पैमाने पे नरसंहार या बर्बादी देखी नहीं है। अच्छा, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि 1 मिनट भी कोई गैप नहीं होगा रेजिस्टेंस में, यानी कंटिन्यूएशन है बाकायदा।
तो इस कंटिन्यूएशन का मतलब अब क्या, यानी जंगबंदी हुई तो जंगबंदी के उसूलों पर अमल करना है, उसके लिए बाकायदा हमास ने कहा है कि हम पूरी तरह से पाबंदी करेंगे। इस पाबंदी के रहते हुए भी रेजिस्टेंस क्या, किस तरह से, क्या मतलब, वो अगर किसी तरह से कुछ समझ में आता हो तो हमें बताइए कि अब रेजिस्टेंस क्या करेगा। रेजिस्टेंस अभी बहुत कुछ करेगा। मतलब आज जो हुआ है ना, पिछले 3 दिनों से हम जैसे लोग के भी दिल में जो गम था वो भी कम हुआ है, हौसला बढ़ा है। ठीक है, एक है कि हमास और पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने 3 ही नाम लिए, हिजबुल्लाह के, इराक, ईरान और यमन, ये 4 नाम लिए कि ये लोग ने हमारे साथ लगा, ना तुर्की का नाम लिया, ना कतर का नाम लिया, ना HTS का नाम लिया, ना अलकायदा का नाम लिया, ना आईसिस का नाम लिया। ओके, सीरिया का जिक्र तक नहीं। ये तो सारी पार्टियां इजराइल के साथ हैं, उनका क्या नाम लेते हैं? एग्जैक्टली। तो सऊदी वाउदी किसी का नाम लिया तो उसी से समझ जाओ कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट किसके साथ खड़ा है और एक्चुअल रेजिस्टेंस किसके साथ खड़ा है फिलिस्तीन में। ठीक है, तो जो भी सीरिया के HTS अलकायदा के सपोर्टर है कि भाई जो हुआ वो अच्छा हुआ, पहले समझ लो कि सीरिया को रेजिस्टेंस से अलग कर चुका है। तो ये बहुत एक सदमा भी है। मगर हम जो बोलते रहे कि पहला आप फिलिस्तीन के लिए एक हो जाओ, बाद में इंटरनल मैटर्स बाद में सॉर्ट आउट करो, वो सब हो सकता था। सीरिया में भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ सकते थे, आपको करना नहीं था, इसलिए सैंक्शन पाबंदी आपने सीरिया पे लगाकर एक अच्छे खासे देश को आपने बर्बाद कर डाला है। आज अलकायदा और HTS मैं देख रहा हूँ कि लगातार क्रिश्चियंस पे हमला, अलवी शिया पे ज्यादा हमला, बहुत ज्यादा कुछ सीरिया में हो रहा है। ओके, औरतों पे भी पाबंदी। कल एक मैं देख रहा था कि डेमास्कस में कैफे जब म्यूजिक बजाते रहे थे तो ये अलकायदा के गुंडे आ गए और बोला ये सब म्यूजिक वगैरह बंद करो। तो सीरिया एक मेडिटेरियन कल्चर है, वो एक एडवांस कल्चर है, ये गल्फ के कल्चर, बैकवर्ड कल्चर, डेजर्ट कल्चर। आज आप वही सब कल्चर, भाभी वाला कल्चर आप सीरिया में लाद रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। मगर आज रियलिटी ये है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस आज दुनिया में और भी रिस्पेक्टफुल, वजनदार हो चुका है। अभी तक ईरान ने तो कुछ किया ही नहीं है, ईरान तो बैठा है भाई बहुत कुछ लेकर। ओके, तो पॉइंट इज यमन ने जो रोल प्ले किया है ना, वो तो हैट्स ऑफ है। हर जुमे को 10 लाख लोग जमा होते हैं, उनके लगातार फायरिंग पोर्ट ऑफ एलाद को खत्म कर दिया है, उनके लगातार वो एडवांस मिसाइल आ रहे, इजराइल को रोक नहीं पा रहा है। ठीक है, और आज भी उन्होंने कहा कि रेड सी में बाकी के शिपिंग को अलाउ करेंगे, इजराइल लिंक शिपिंग वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। मतलब ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच वगैरह को अलाउ करेंगे, मगर इजरायली लिंक शिपिंग को आज भी वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। और अगर इजराइल ने कोई ऐसा कदम उठाया तो 1 मिनट के अंदर उसका वो लोग जवाब भी दे देंगे। ये तो ये यमन की बात। इराक में अभी भी प्रॉब्लम है जहां तक अमेरिका का दबाव है, मगर और उनका टारगेट है कि अस्टल शाबी को वो लोग डीवेपनाइज कर लेंगे, उनके सबके हथियार ले लेंगे, वो होने वाला नहीं। ठीक है, तो ये उत्साह के बाद अभी जो पूरा उठा हुआ है, तो अब हस्टल शाबी और इस किस्म के सब खुद भी और पावरफुल होने वाले हैं। जहां तक लेबनान की बात है, न्यूज मिक्स्ड है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बना है वो भी अमेरिका ने अपॉइंट किया है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी सऊदी ने अपॉइंट किया, वैसे ही होता था वैसे। हिजबुल्लाह को जो उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी उसमें वो पीछे हटे हैं कि डायरेक्टली तो हमला उन पे हो नहीं सकता, मगर अलग अलग तरीके से घेरे। आपको ये बता दूं कि बेरूट के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है वो 43 एकर्स पे है। भाई ये एम्बेसी है कि किला है आपका? ये फोर्ट्रेस है कि एक छोटे से देश में जिसमें 40 लाख की आबादी है, बम्बे से, मतलब बम्बे की आबादी 1.5 करोड़ होगी, ये 40 लाख की है, वहां आपको 43 एकड़ की एम्बेसी बनाने का मतलब क्या है? तो बेसिकली वो एम्बेसी से वो लेबनान का चलाने का ही काम, और सिर्फ लेबनान नहीं, वहां से सीरिया भी चलेगा, वहां से इराक में भी, बगदाद में भी बहुत बड़ी एम्बेसी है। मगर अगर बगदाद से कभी निकलना पड़े तो फिर वो बेरूट से इस इलाके को कोशिश करेंगे यहाँ से करने के लिए। मगर हिजबुल्लाह पहले से ताकतवर ही है। ओके, और ईरान, इराक, यमन, ओके, ये जो पूरा गुट है उसके साथ आई थिंक अल्जीरिया भी है, इजिप्ट में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो अभी तो बहुत कुछ और आई थिंक चेंजेस आएंगे ये जीत के बाद। ओके, और जहां तक टेक्नोलॉजी की बात, आखिरी बात करूं कि पेजर से हिजबुल्लाह को टारगेट किया, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, मगर भाई आप गाजा में आपके वो बंधकों को ढूंढ ही नहीं पाए। हमास के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, कहाँ उनको छुपा के रख दिया था? इतना बॉम्बिंग के बाद, इतने बर्बादी के बाद, इतने सब स्पाई प्लेन और सैटेलाइट्स और सब कुछ के बाद
आप वो बंदकों को ढूंढ ही नहीं पाए, ओके, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास, ओके। और उसके साथ बंदकों की जब हम लोग बात करते हैं कि ये 200-250 बंदक जो इजराइल के बोलते हैं, मगर रियलिटी है कि वेस्ट बैंक के जो फिलिस्तीनी है, गाजा के जो फिलिस्तीनी है, जो फिलिस्तीनी इजराइल में रहते हैं, ये 70 लाख फिलिस्तीनी सब बंधक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो 1000, 2000, 10,000 बंधकों की हम लोग नहीं बात करें कि पूरा का पूरा जो फिलिस्तीनी अवाम है, जो हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में रहता है, वो सबके सब बंधक है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे कैदी लड़ी जा रही है, सारे कैदी हैं। उनकी विश के खिलाफ कब्जा किया हुआ है, वो कैदी ही की हालत में। 70 लाख की आबादी को कैदी बना के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो तुर्की नेक्स्ट, मिस्र नेक्स्ट, इस किस्म की जो बात होती है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से कि मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई भी पूरी तरह से टारगेट में है और इस पूरे इलाके से ईसाइयों को साफ किया जा रहा है। तो इनका तरीका तो ये है कि पहले दुश्मन को टारगेट करो, फिर अपने जो दोस्त जिनको बनाया था उन्हें भी एक एक करके गिराओ। तो क्या लगता है कि कभी तुर्की की तरफ कोई इशारा आता है, कभी मिस्र की तरफ? आपको क्या लगता है कोई ऐसा कुछ होने वाला है आने वाले वक्त में? देखो, सीरिया के कुछ इलाके तो उन्होंने कब्जे कर लिए, विच इज बैड न्यूज। गोलान इसके आगे चले गए, डेमास्कस से वो 20 किलोमीटर दूर है, तो ये सबसे खतरा है। मगर ना तुर्की को कुछ पड़ी है, ना एचटीएस को कुछ पड़ी है, ठीक है। ये भी काम आगे जाके हिजबुल्ला और इराक और एक्स और रिजल्ट से कोई करना होगा, और वही करेंगे, ठीक है। इजिप्ट को तो धमकी दी थी, क्योंकि उनका टारगेट था कि ये 22-23 लाख की आबादी को वो साइना में डालना चाहते थे, पर इजिप्ट की आंखें कुछ खुली है, ठीक है। तो इनफैक्ट जो $1 बिलियन का हर साल पैसा मिलता है, अमेरिका देता है इजिप्ट को, उसी में ये सरकार और मिलिट्री को बांध कर रखी है। अगर ये अरबों में कुछ भी अक्ल होती तो $1 बिलियन बोलते, वहां से छोड़ो, हम लोग $5 बिलियन इजिप्ट को देते, मगर वो भी नहीं हुआ, ओके। तो इजिप्ट में अभी भी देखो क्या होता है, उठा होता है, मिलिट्री के अंदर कुछ होता है, वो सब देखता बाकी है। मगर उनकी आंखें तो खुली है भाई कि सीरिया में जा चुके हैं, इजिप्ट का भी नंबर है, ओके। एर्दोगान को तो मुझे कोई भरोसा नहीं है वो क्या होने वाला है, मगर आई होप के अगले इलेक्शन पे एर्दोगान को हटाया जाए और कोई सेंसिबल सरकार तुर्की में आके बैठे, क्योंकि एर्दोगान बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, खुद तुर्की के लिए खतरनाक है और पूरे इलाके के खतरनाक है। उसके साथ मतलब उनका तो प्रोग्राम है, ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है, वो बाइबल में लिखा, हम तो लेकर रहेंगे, वो होने वाला नहीं है। मेरा तो अभी भी बोल रहे हैं 2028 से देखो क्या क्या होता है, एंड ऑफ स्टोरी दिख रही है सबको, क्योंकि वो टिक नहीं पाएंगे, ओके। और उसके साथ जो गियोरा एलैंड है, जो इजरायली आर्मी के एक मेजर जनरल है, उसे तो कल बोल ही दिया, दिस वॉर एंडेड इन अ मेजर फेलियर फॉर इजराइल, ओके, एंड ही हैड डिक्लेयर्ड हमास एज द विनर। ये वॉर में मेजर डिफीट है इजराइल की, और मैं तो हमास को डिक्लेयर करता हूं कि वो जीत चुका है, ओके। ये मेजर जनरल गियोरा एलान ऑफ द इजरायली ऑफेंसिव फोर्स, डिफेंसिव फोर्स तो है नहीं, वो आईडीएफ तो नहीं है, वो आईओएफ तो बोलते हैं, ऑफेंसिव फोर्स, ओके। तो इसलिए इजराइल के अंदर वो समझ आ चुकी है, भाई हम लोग तो हार चुके हैं, उनके चेहरे पे दिख रहा है। बिल्कुल। जो लोग बोले कि मगर इन्होंने इतना बर्बादी किया, इन्होंने इतने लोगों को मारे, अरे वो तो मारने वाले थे तो बर्बादी होने वाली थी। और आपको कुर्बानी के कोई भी आजादी का आंदोलन बिना कुर्बानी के मिला नहीं है। जी जी। इस बार उन्होंने सोचा नहीं था कि मतलब उसने बार बार गाजा पे हमला किया है, 2000 लोग मारे, ये बिल्डिंग को भी मारा, वो बिल्डिंग को भी मारा। किसी ने सोचा नहीं था कि ये प्लान है पूरे गाजा को खत्म करने का, ये तो किसी को पता नहीं, ओके। मगर वो प्लान में भी वो लोग फेल हुए, इतना सब करने के बावजूद भी वो लोग जीत नहीं पाए, तो इसके आगे क्या करने वाले? इजरायली एक्टिविस्ट है, जूश एक्टिविस्ट है, उसने बोला मुझे शर्म आ रही है जो हो रहा है, मैं खुद चाहता हूं कि इजराइल खत्म हो जाए, फिलिस्तीन वापस हिस्टोरिक पैलेस्टाइन बने, मुझे उसी पैलेस्टाइन में रहना है, एक इक्वल सिटीजन करके। ये सेंटिमेंट अभी बन रहा है ये लोग में। जी जी। और बहुत बड़ी बात यह है कि जो इजराइल जंगबंदी से पहले तक ये कह रहा था कि हमास को हमने तकरीबन खत्म कर दिया है, अब ये सारे लोग निकल कर आ रहे हैं, तो ताज्जुब कर रहे हैं कि ये लोग कहां से आ रहे हैं। और मुझे फिर याद आ रहा है कि एक ईरानी जर्नलिस्ट ने मुझे जंग के शुरुआत में कहा था कि हो सकता है ऊपर की जमीन पर इजरायली कुछ कब्जा कर लें, लेकिन जो जमीन के नीचे पूरे शहर बसे हुए हैं उनका क्या करेंगे। और वो वहीं थे, और इसी वजह से शायद इतने लोग बच पाए कि वो फौरन निकल करके
अजीब भीड़ देखिए उस वीडियो में, जब उन लेडीज को छोड़ने के लिए आ रहे हैं तब भी अल्लाह अकबर से नारे लगा रहे हैं खुशी के, जब अपने लोग आ रहे हैं तब भी उनको बहुत ही जज्बाती तरीके से मिल रहे हैं, और बाकायदा भीड़ नजर आ रही है पूरी, जो उससे पहले नजर नहीं आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मिथुपुरवाला साहब, आपने हमें टाइम दिया और आपने खास तौर पर यह बात बताई कि सिर्फ मुसलमान टारगेट पर नहीं है, ईसाइयों की कल्चर, इस पूरे इलाके के मुल्कों में ईसाइयों की तादाद कम से कमतर होती जा रही है। इसमें बाकायदा एक प्लान है जो इजराइल न सिर्फ मस्जिद अल अक्सा को टारगेट कर रहा है, बल्कि ईसाइयों का भी जो वहां पर मजहबी मुकाम है जो हजरत ईसा से मुताल्लिक है, उसको भी वो खत्म करना चाहते हैं। तो ये क्या कभी वो ख्वाब पूरा हो पाएगा, इसके इम्कान नहीं है। आपने कहा कि 2028 में बहुत कुछ होने वाला है, आप तो अब से पहले कई बार कह चुके 2028 में शायद इजराइल खत्म हो जाए। देखिए आने वाला वक्त क्या बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।